मान लीजिए कि आप 4-5 साल के बच्चे हैं और एक दिन जब आप स्कूल गए हुए हैं और तभी घर आकर आपने देखा कि आपकी माँ आपको छोड़कर कहीं चली गई है, तब आपके ऊपर क्या बीतेगी। और बाद में जब आपको पता चले कि आपकी माँ की क्या हालत हुई है वहां से जाने के बाद, वो सुनकर तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आज का केस कुछ ऐसा ही है जिसे सुनकर आप लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। और ये केस कहीं और का नहीं, ये हमारे इंडिया का ही है। तो आइए जानते हैं इस केस में ऐसा क्या हुआ जिसे सुनकर आप लोग डरने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक और क्राइम स्टोरी लेकर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं आज के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड पर। 1999 दिल्ली में एक राजेश गुलाटी नाम का व्यक्ति एक अनुपमा गुलाटी नाम की लड़की से शादी कर लेता है। उसकी यह शादी लव मैरिज थी। वो दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते, जिसके बाद उन्होंने अपने परिवार वालों को अपने रिलेशनशिप के बारे में बताया और तब उनके परिवार वाले उन दोनों की शादी के लिए मान गए थे और दोनों ने जल्द ही शादी कर ली थी। और जो राजेश गुलाटी था वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और जो दूसरी तरफ अनुपमा गुलाटी थी उसने MSc की हुई थी। उस समय में इतनी ज्यादा पढ़ाई बहुत ही ज्यादा अहमियत रखा करती, इसलिए उनके पास USA से ऑफर लेटर आता है एक जॉब के लिए, जिसके बाद वो दोनों US से शिफ्ट हो जाते हैं और वहीं पर अपना काम धंधा करने लगते हैं। लेकिन 2006 आते आते उनका वहां पर मन भर गया, जिसके बाद वो 2006 में वापस से इंडिया आ जाते हैं और दिल्ली में रहने लगते हैं। लेकिन जो राजेश गुलाटी था वो USA से तो दिल्ली आ गया था, लेकिन वो जॉब के लिए कोलकाता चला गया। थोड़े टाइम वो कोलकाता रहा, जिसके बाद वो वापस से दिल्ली आकर रहने लगा। अब वो वहीं पर रह रहे थे और साथ में ही उन्होंने 2 जुड़वा बच्चों को भी जन्म दे दिया था। अब इनकी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। लेकिन फिर 17 अक्टूबर 2010 के दिन जो अनुपमा गुलाटी थी, राजेश गुलाटी की घर वाली, वो एकदम से अपने घर से गायब हो गई। और जब बच्चे शाम को स्कूल से घर वापस आए तब उन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि उनकी मम्मी कहाँ गई है। जब उनके पिताजी ने बताया कि उनकी मम्मी कहीं बाहर गई है, वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। जिसके बाद वो बच्चे कुछ ज्यादा सवाल नहीं पूछते क्योंकि वो बहुत छोटे थे, इसलिए जैसा उनके पिताजी उनको बता रहे थे वो उस चीज को मान लेते हैं। और जो उस टाइम का दौर था, उस टाइम पर बहुत ही कम लोगों के पास फोन हुआ करता और वो भी एक दूसरे के पास बहुत दिनों बाद फोन किया करते, 10-10 15-15 दिन लगा दिया करते और कई बार तो 1-1 महीने बाद ही वो अपने रिश्तेदारों के पास फोन किया करते। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी था। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और 15 दिन निकल गए। 15 दिन निकलने के बाद जो अनुपमा के मायके वाले थे उन्होंने अनुपमा के पास फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। जिसके बाद उन्होंने राजेश गुलाटी के पास फोन किया और उनसे पूछा कि अनुपमा कहाँ है, उसका फोन नहीं मिल रहा। जिसके बाद राजेश गुलाटी ने उनसे कहा कि अनुपमा कहीं चली गई है, वो अपनी मर्जी से गई है, लेकिन वो कुछ टाइम बाद वापस आ जाएगी। और जो अनुपमा के मायके वाले थे वो भी इस बात को मान जाते कि शायद हो सकता है कि वो कहीं चली गई होगी और थोड़े दिन बाद वापस आ जाएगी। लेकिन ऐसे ही थोड़ा टाइम और बीतता है। दोबारा से अनुपमा के मायके वाले राजेश के पास फोन करते हैं, लेकिन इस बार भी राजेश ने दोबारा यही जवाब उनको दिया। जिसके बाद अनुपमा के मायके वालों को राजेश के ऊपर थोड़ा शक हुआ। उन्हें लगा कि जिसकी पत्नी घर से गायब है उसे कोई टेंशन ही नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को भेजा कि जाकर चेक करो वहां पर सब कुछ ठीक है या नहीं। फिर लगभग अनुपमा के गायब होने के 56-57 दिन बाद अनुपमा का छोटा भाई वहां पर आता है और वो अपने जीजाजी से ये सब पूछता है। लेकिन उसके जीजाजी यही कह रहे थे कि अनुपमा अभी गई है कहीं पर, वो अपने आप वापस आ जाएगी और उसने कहा था कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। जिसके बाद उसका जो साला था अनुपमा का भाई, वो जीजाजी से फोर्स करता है कि आप जाकर रिपोर्ट करवाएं, पुलिस स्टेशन में चले मेरे साथ। लेकिन जो राजेश था वो बार बार मना कर रहा था पुलिस स्टेशन में जाने से, लेकिन उसका भाई भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। और जब राजेश ने देख लिया कि वो नहीं मानने वाला, इसके बाद उसने कहा कि तुम थोड़ी देर बैठो, मैं नहा के आता हूं और उसके बाद हम पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट करवा देंगे। इसके बाद जो राजेश था वो नहाने के लिए बाथरूम में चला गया और तभी जब राजेश बाथरूम में नहाने के लिए गया था तभी जो उसका भाई था यानी कि अनुपमा के भाई के मोबाइल पर एक मैसेज आया और वो मैसेज किसी और का नहीं अनुपमा के मोबाइल से आया था। और उसमें यह लिखा था कि मैं ठीक हूं, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करो और मैं जहां भी हूं अपनी मर्जी से गई हूं और मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी। लेकिन यह बात जो उसका भाई था उसको खटक
गई, क्योंकि 56-57 दिन से अनुपमा का मोबाइल बंद था। लेकिन अब पुलिस स्टेशन में जाने की बात पर, जो कि उसके जीजाजी को ही पता है उसके बारे में, ये बात होते ही उसके पास कैसे मैसेज आ गया। अब उसको और भी ज्यादा शक हो गया और उसने अपने जीजा के नहाने की वेट की, और जब उसका जीजा बाहर आ गया नहाकर, वो उसको लेकर पुलिस स्टेशन में पहुंच गया। और पुलिस स्टेशन में जाते ही उसने अनुपमा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। और उस टाइम तक ये देहरादून में शिफ्ट हो गए थे, और जो अनुपमा थी वो देहरादून से ही गायब हुई थी। अब इन्होंने पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दी थी, जिसके बाद जो वहां के पुलिस वाले थे वो जल्द ही हरकत में आ गए थे, क्योंकि जो ये पढ़े लिखे परिवार के लोग थे, इसकी वजह से उन्हें बहुत जल्द इस पर कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने उनसे कहा कि हम जल्द ही आपके घर पर एक टीम भेजेंगे और वो वहां पर आकर मुआयना करेंगे और आसपास के लोगों से भी उसके बारे में पूछताछ करेंगे। जिसके बाद राजेश और उसका साला वहां से चला गया, और थोड़ी देर बाद भी एक पुलिस की टीम उनके घर पर पहुंच गई। और वहां पर आने के बाद उन्होंने उनसे पूछताछ शुरू कर दी कि आपको किसी पर शक है या फिर किसी के साथ आपकी लड़ाई है। अड़ोस पड़ोस में भी उन्होंने पूछा, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिल रहा था। जिसके बाद वो उनसे पूछताछ करके घर से बाहर जाने ही वाले थे कि तभी एक कांस्टेबल की नजर वहां पर रखे एक डी फ्रीज के ऊपर पड़ी। वो उस डी फ्रीज को देखकर थोड़ा चौंक गया था, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के घर पर एक डी फ्रीज क्या कर रहा था। क्योंकि डी फ्रीज तो हमने ज्यादातर बड़ी दुकानों में देखा है, जहां पर कोल्ड ड्रिंक ज्यादा लगती है वहां पर डी फ्रीज का काम होता है। लेकिन अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर के घर पर एक डी फ्रीज रखा था और साथ में ही एक फ्रिज भी वहीं पर था। अब जब उस घर में फ्रिज है तो डी फ्रीज की क्या जरूरत है, और साथ में ही उस डी फ्रीज के ताला भी लगा हुआ था और साथ में ही वो डी फ्रीज ऑन भी था। अब पुलिस वालों को उसके ऊपर और भी ज्यादा शक हो गया कि इस घर में डी फ्रीज है और उसके ताला लगा हुआ है और वो ऑन भी है। जिसके बाद पुलिस वालों ने आपस में बात की और वो राजेश से पूछने लगे कि ये डी फ्रीज यहाँ पर क्या कर रहा है। और जैसे ही ये डी फ्रीज की बात पुलिस वालों ने की, जो राजेश बहुत ही नॉर्मली से बात कर रहा था वो एकदम से लड़खड़ाने लगा। उसकी बात ही पलट गई थी, उसकी आवाज एकदम से लड़खड़ाने लगी और वो कुछ डर डर के जवाब देने लगा। जिसके बाद पुलिस वालों का पूरा शक हो गया था कि हो ना हो कुछ ना कुछ गड़बड़ इस डी फ्रीज के अंदर जरूर है। उन्होंने उससे पूछा कि इसका ताले की चाबी कहाँ है और इस डी फ्रीज को तुम खोलो। लेकिन वहां पर राजेश बातों को गोल गोल घुमाने लगा। लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि अगर तुम चाबी नहीं लेके आते तो हम इसको ताला तोड़ देंगे। तब राजेश ने उनको चाबी लाकर दी और पुलिस वालों ने उस ताले को खोला और डी फ्रीज को ओपन किया। और जब उन्होंने डी फ्रीज को खोला, उसके अंदर बहुत सारे लगभग 50 से 60 पैकेट कुछ सामान रखा हुआ था, जो काले पैकेट होते हैं, मतलब कि प्लास्टिक की थैली जो काले रंग की हमारी दुकानों पर मिल जाती है, वो वाली काली थैली इसके अंदर भरी पड़ी थी और उनके अंदर कुछ ना कुछ सामान रखा हुआ था। और जो डीप फ्रीज था वो पूरी पावर से चलाया हुआ था ताकि उसके अंदर अच्छे से कूलिंग रहे। और इतनी ज्यादा पावर से चलाने की वजह से वो सारी पन्नियां एक दूसरे से चिपक गई थी। पुलिस वालों ने काफी मशक्कत से उनमें से एक पन्नी को बाहर निकाला और पन्नी बाहर निकालकर उन्होंने देखा उसके अंदर एक मांस का टुकड़ा था। वो लगभग 1 से 1.5 किलो का था। पुलिस वालों को लगा कि शायद हो सकता है कि ये मटन या चिकन हो, और इसके बाद वो उसे साइड में रख देते हैं और दूसरी थैली निकालने लगते हैं। वो एक एक करके 3 थैली निकाल चुके थे। जिसके बाद उन्होंने चौथी थैली निकाली। वो चौथी थैली जब उन्होंने निकाली, उसमें मांस के टुकड़े तो थे ही, साथ में एक उंगली भी थी। जी हाँ, उसके अंदर एक इंसान की उंगली थी, जिसे देखकर पुलिस वाले एकदम से चौंक गए और उनके हाथ से थैली छूट गई। पुलिस वाले जो इतनी आसानी से उसके अंदर से थैली निकाल रहे थे डी फ्रीज के अंदर से, अब उनको हाथ लगाते हुए भी डर रहे थे। और अब जो राजेश था उसे पता चल गया था कि वो यहाँ पर फंस चुका है। जिसके बाद वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसे पुलिस स्टेशन में लेकर गए। वहां पर जाकर उन्होंने उसके साथ थोड़ी मारपीट की और उसने जल्द ही बोलना शुरू कर दिया। और उसने जो कहानी बताई वो सुनकर पुलिस वालों के दोबारा से पैरों तले से जमीन खिसक गई। तब राजेश ने बताया कि मेरी अनुपमा के साथ लव मैरिज हुई थी और हम दोनों बहुत अच्छे से रह रहे थे। जिसके बाद हम यूएस से चले गए। अमेरिका के अंदर रहते हुए भी हमें काफी टाइम हो गया था और वहां से हम जब वापस दिल्ली आ गए, जिसके बाद मैं अपनी जॉब के लिए कोलकाता चला गया था। लेकिन कोलकाता जब मैं अकेला ही गया था, वहां पर मुझे एक लड़की से प्यार हो गया। हम उसे लड़की नहीं कह सकते क्योंकि उसकी भी शादी हो चुकी थी, लेकिन अब इन दोनों के अंदर प्यार पनपने लगा था और इन्होंने दोनों ने दोबारा से शादी कर ली थी।
जब इसके बारे में अनुपमा को पता चला वो इससे बहुत ज्यादा गुस्सा हुई और वो इसे तलाक देना चाहती थी। लेकिन जो राजेश था उसने सोचा कि अनुपमा उसका पहला प्यार है, इसलिए उसने जिससे वो दूसरी शादी की थी उसको छोड़कर वो वापस से दिल्ली आ जाता है और अनुपमा के साथ रहने लगता है। लेकिन यहाँ पर जब अनुपमा से उसने बात की, उसने बताया कि उसको पता है कि मैं यहाँ पर रहता हूँ दिल्ली में, उसको पूरा एड्रेस पता उस लड़की को, शायद हो सकता है कि वो कभी यहाँ पर आ जाए और हमें यहाँ पर ठीक रहने ना दे, इसलिए ये दोनों देहरादून शिफ्ट हो जाते हैं और वहीं पर जाकर ये रहने लगते हैं। ये देहरादून तो चले गए थे, लेकिन जो अनुपमा थी वो इसे हर रोज ताने देने लगा करती कि तुम किसी और लड़की के प्यार के चक्कर में फंस गए थे, ऐसे ही वगैरह वगैरह। और इन तानों की वजह से जो राजेश गुलाटी था वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका था। और फिर एक दिन इन दोनों के बीच में इतना ज्यादा झगड़ा बढ़ गया कि जो राजेश गुलाटी था उसने अनुपमा के ऊपर हाथ उठा दिया, जिसके बाद अनुपमा इस चीज को बर्दाश्त नहीं करती और वो पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट करवा देती है। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवाने के बाद उन दोनों को अदालत में बुलाया जाता है और वहां पर जाने के बाद जो जज थे उन्होंने अनुपमा से पूछा कि तुमको तलाक चाहिए या फिर नहीं। तब अनुपमा ने कहा कि मुझे इससे तलाक नहीं चाहिए, मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ और ये मुझको पैसे दे मेरे बच्चों की परवरिश के लिए। और तब अदालत ने भी राजेश गुलाटी से कहा कि तुम हर महीने इसको 20,000 रुपए दोगे ताकि ये अपने बच्चों की परवरिश ठीक से कर सके। और राजेश भी इस बात पर मान गया और ये दोनों खुशी खुशी वापस से घर के अंदर चले गए। अब ये दोनों एक ही छत के नीचे दोबारा से रहने लगे थे, लेकिन दोबारा से जो अनुपमा थी उसकी डिमांड बढ़ती जाने लगी, क्योंकि वो पहले 20,000 रुपए लिया करती, लेकिन अब वो धीरे धीरे 20 से 30,000, 40,000 और 50,000 तक पहुंच गई थी। उसका कहना था कि अब राजेश गुलाटी उसे 50,000 रुपए हर महीने दे। और इन सब से अब राजेश गुलाटी बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो चुका था और एक दिन इन दोनों के बीच में दोबारा से झगड़ा स्टार्ट होता है और जो राजेश उसने अनुपमा गुलाटी को धक्का दे दिया, जिसके बाद उसका सिर जाकर बेड से लगता है और वहीं पर नीचे गिर जाती है। और वो फौरन भागकर उसके पास जाता है और उसको देखता है। उसको लगता है कि ये मर चुकी है, इसके सिर पर गहरी चोट आई है, लेकिन वो उस टाइम तक जिंदा थी। उसने उसके नब्ज चेक की, तब उसे पता चला कि वो अभी जिंदा है। लेकिन उसे एकदम से दिमाग में आया कि अगर मैं इसको हॉस्पिटल लेकर जाता हूं, अगर ये बच जाती है तब ये दोबारा से पुलिस स्टेशन में जाएगी और मेरे खिलाफ रिपोर्ट करवा देगी और मैं बिना बात के ही जेल के अंदर चला जाऊंगा। अब इसने एक पिलो उठाया और वो पिलो इसने अनुपमा गुलाटी के फेस पर रख दिया, जिसके बाद उसकी कुछ ही मिनटों में मौत हो गई। और उसके मरने के बाद वो एकदम से हड़बड़ा गया कि उसके हाथों से एक कत्ल हो गया और वो नहीं चाहता था कि इसको बाहर कहीं फेंके। अगर वो इसे बाहर फेंकता है तो उसके बारे में पता चल जाएगा और उसे पुलिस वाले पकड़ कर ले जाएंगे। और जिस दिन इसने अनुपमा को मारा था वो शुक्रवार का दिन था और आगे 2 छुट्टियां भी थी, इसलिए जो उसके 2 बच्चे थे वो भी घर पर थे। इसलिए उसने जो अनुपमा थी उसको उठाकर उसकी डेड बॉडी को बाथरूम में रख दिया, ताकि 2 दिन तक उसके बच्चे जब तक घर पर रहेंगे तब तक वो सोच सके कि उसके साथ आगे क्या करना है। और जब उसके बच्चे स्कूल में जाएंगे उसके बाद वो उसकी बॉडी को ठिकाने लगा देगा। और इसी दौरान जो बच्चे थे वो अपने पिताजी से पूछा करते कि माँ कहाँ चली गई है, लेकिन वो हर बात टाल दिया करता। वो कहा करता कि तुम्हारी माँ कहीं चली गई है, वो अपनी मर्जी से वापस आ जाएगी। और जो उसने बाथरूम में डेड बॉडी रखी थी वो बच्चों को उस बाथरूम के अंदर जाने भी नहीं दिया करता और सिर्फ खुद ही जाकर उस बाथरूम के अंदर नहाया करता। और फिर ऐसे ही 3 दिन और बीत जाते हैं और जो अनुपमा की लाश थी वो डिकम्पोज होने लगी थी, जिसके बाद उसके अंदर से स्मेल आने लगी थी। अब जो राजेश गुलाटी था उसने सोचा कि इसके साथ क्या करना है, मतलब कि जो उसकी पत्नी थी यानी कि अनुपमा गुलाटी, उसके साथ क्या करना है ये तो बाद में सोचेंगे, पहले तो इसको सेव किया जाए ताकि इसकी बदबू कहीं बाहर ना फैले। इसलिए वो मार्केट में जाता है, वहां से एक बड़ा सा डीप फ्रिज लेकर आता है और अनुपमा की बॉडी उसके अंदर रख देता है। और फिर राजेश ने एक भयानक प्लान बनाया। वो मार्केट में जाता है, एक दुकान से उसने बूचर नाइफ लिया, इसके बाद वो दूसरी दुकान पर जाता है, वहां से उसने आरी ली और फिर वो तीसरी दुकान पर जाता है और वहां पर जाकर उसने एक पन्नियों का पैकेट लिया, ब्लैक पन्नियों का। और इन सबको लेने के बाद वो वापस से घर लौटता है और वो बच्चों के स्कूल जाने का वेट करता है। जब उसके बच्चे स्कूल चले गए उसके बाद वो अनुपमा की बॉडी को डीप फ्रीज से बाहर निकालता है और वो उसे बाथरूम में ले जाता है। बाथरूम में ले जाने के बाद उसने कांपते हुए हाथों से आरी से उसके पैरों को काटना शुरू किया और उसने उस दिन अनुपमा के दोनों पैर और एक हाथ काट दिया था। और इन दोनों पैर और एक हाथ काटने में ही उसका पूरा दिन निकल गया था। जिसके बाद वो उसकी बॉडी को उठाकर लाता है, वापस से उसे डीप फ्रीज के अंदर रख देता है और जो उसने 2 पैर और एक हाथ काटा था उनको उन पन्नियों के अंदर भरकर उस डीप फ्रीज के अंदर रख देता है। और उसने ऐसे ही कर करके 1 हफ्ते के अंदर ही अपनी पत्नी अनुपमा के 72 से ज्यादा टुकड़े कर दिए थे और उन टुकड़ों को उन पन्नियों के अंदर भरकर उसने डीप फ्रीज के अंदर रख दिए थे।
और उसने अब एक प्लान बनाया कि क्यों न जो सैटरडे संडे आता है उस दिन मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर किसी हिल स्टेशन पर जाऊं और वहां पर जाने के बाद मैं ये एक एक पैकेट वहां पर फेंक भी दूंगा। और फिर ऐसे ही इसने स्टार्ट कर दिया। ये अपने दोनों बच्चों को सैटरडे संडे बाहर घुमाने के लिए किसी पहाड़ पर लेकर जाता और वहां पर साथ में कुछ पॉलिथीन वहां पर अपने साथ ले जाता और वहीं पर पहाड़ से ऐसी जगह पर फेंक देता जहां पर उनको जानवर खा ले, ताकि अनुपमा की बॉडी का किसी को पता ही ना चले। और ऐसे ही करते करते इसको 56 दिन हो चुके थे और ये आधी से ज्यादा अनुपमा की बॉडी को बाहर फेंक चुका था। और ये सब सुनने के बाद पुलिस वाले एकदम से दहल गए थे और इस सारी बातों की पुलिस वालों ने रिकॉर्डिंग भी की थी। 17 तारीख को 17 अक्टूबर को जब ये इंसिडेंट हुआ, ठीक है, उन्होंने यही इशू उठाया कि 20,000 मेरे लिए काफी नहीं है, तो मेरी पॉकेट मनी है, मेरे को और पैसा चाहिए। मैंने कहा रविंद्र जी ने तो बोला था कि 20,000 घर चलाए। और इसके बाद पुलिस वाले इसे अदालत में लेकर जाते हैं और 2018 तक इसका केस अदालत में चलता है, जिसके बाद जज ने इसके केस को पूरी तरह से स्टडी कर लिया और इसे उम्र कैद की सजा सुना दी और ये आज भी अपनी जेल के अंदर सजा काट रहा है। और आज की कहानी में बस इतना ही। आप लोग इस कहानी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दे कि राजेश गुलाटी को मौत की सजा होनी चाहिए थी या उसके लिए ये उम्र कैद ही काफी है। अगर वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही दिल दहला देने वाले एक और केस के साथ।